चलिए आज बात करते हैं गणित की, मैथ्स। उफ, सबसे डरावना विषय। हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम सुनते ही मतलब आधे लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं। वो रातें याद हैं? बिल्कुल याद है, जब एग्जाम से पहले अजीब अजीब फॉर्मूले रटते हुए सोचते थे कि आखिर ये साइन, कॉस, थीटा ये असल जिंदगी में काम कहाँ आएगा। कभी नहीं आया। क्या कभी ये सोचा है कि गणित सीखना इतना मुश्किल लगता क्यों है? क्या हो अगर गणित सीखने का तरीका सुनने या रटने के बजाय साइकिल चलाना सीखने जैसा हो? ये तो बहुत दिलचस्प बात है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास शिव नारायण के दो बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र हैं जो तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुए हैं। जी। ये एक ऐसी पद्धति के बारे में बताते हैं जिसे तक्षशिला गणित कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा आइडिया यह है कि गणित को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं बल्कि एक शारीरिक हुनर बनाया जाए। मोटर साइंस से जोड़कर। बिल्कुल, ये पद्धति गणित को मोटर विज्ञान से जोड़ती है, यानी सीखने की प्रक्रिया में हमारे शरीर, खासकर हमारे हाथों की भूमिका पर जोर देती है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये मोटर चालित तरीका, जिसे इन स्रोतों में लर्नोग्राफी कहा गया है, कैसे गणित जैसी जटिल चीज को आसान और सहज बनाने का दावा करता है। और सिर्फ मैथ्स को ही नहीं। हाँ, और इससे भी दिलचस्प बात, ये कैसे दावा करता है कि जो इस तरह से गणित में महारत हासिल कर लेता है वो सिर्फ गणित में ही नहीं बल्कि हर विषय में सफल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। चलिए इसकी गहरी पड़ताल करते हैं। इस दावे को समझने के लिए मुझे लगता है पहले ये समझना होगा कि पारंपरिक तरीका फेल क्यों होता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, हमारी मैथ्स की क्लास कैसी होती थी। टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझा रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे हैं, एकदम शांत। ये एक पूरी तरह से निष्क्रिय पैसिव प्रक्रिया है। सारी की सारी मेहनत दिमाग के एक छोटे से हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर पड़ती है। अच्छा। और जब इस पर ज्यादा बोझ पड़ता है तो दिमाग थक जाता है और फिर जन्म होता है गणित के डर का। मैथ एंग्जाइटी। ये वही एहसास है जब कोई सवाल देखते ही दिमाग एकदम खाली हो जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल जाना पहचाना एहसास है। दिक्कत विषय में नहीं बल्कि उसे सिखाने के तरीके में। बिल्कुल। तो फिर ये मोटर विज्ञान आधारित तरीका काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब सिर्फ सवालों को बार बार लिखना है? क्योंकि वो तो हम सबने किया है। हाँ, होमवर्क के नाम पर 100 सवाल लिखे हैं, लेकिन उससे डर तो कम नहीं हुआ। नहीं, ये उससे बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा गहरा है। बचपन में हम पहाड़े यानी टेबल्स कैसे याद करते थे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बोल कर। हाँ, वो सिर्फ जुबान का काम था, एक ऑडियो लूप। लर्नोग्राफी में जब आप किसी समीकरण को लिखते हैं या किसी ज्यामितीय आकृति को अपने हाथ से बनाते हैं तो आप सिर्फ दोहरा नहीं रहे होते, आप अपने दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, इन हिस्सों को सक्रिय कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो वो हिस्से हैं जो... जी, ये वही हिस्से हैं जो साइकिल चलाने, गिटार बजाने या तैरने जैसी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि गणित का कोई फॉर्मूला याद करना और साइकिल चलाना सीखना दिमाग के लिए एक जैसी प्रक्रिया हो सकती है? बिल्कुल। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो कोई आपको लेक्चर नहीं देता है ना। नहीं। आप पैडल मारते हैं, गिरते हैं और फिर संतुलन बनाना सीखते हैं। आपका शरीर सीखता है। ठीक उसी तरह जब हाथ से कोई छात्र बार बार एक पैराबोला का आकार बनाता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं पढ़ रहा होता बल्कि उसे महसूस कर रहा होता है। हाँ। वो उस आकार को महसूस कर रहा होता है। वो अमूर्त फॉर्मूला एक शारीरिक अनुभव बन जाता है, एक फिजिकल एक्सपीरियंस। जी, इसे ही लर्नोग्राफी कहते हैं, जहां ज्ञान रटने से नहीं बल्कि करने से हाथों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। तो रटना हवा में तीर चलाने जैसा है और लर्नोग्राफी रेत पर नक्शा बनाने जैसा है, एक निशान छोड़ जाता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। इन स्रोतों में ब्रेन पेज और साइक्लोजॉइड रिहर्सल जैसे कुछ नए शब्दों का भी जिक्र है। जी। सुनने में ये थोड़े तकनीकी लगते हैं, क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। और यहीं पर यह तरीका और भी दिलचस्प हो जाता है। सोच लीजिए, जब आप हाथ से कुछ लिखते या बनाते हैं तो आपके दिमाग में एक पेज सेव हो जाता है। एक पेज? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल सेव होती है। स्रोत से ही ब्रेन पेज कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक नक्शा है जो उस जानकारी को मोटर मेमोरी के साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो दिमाग में फाइलें सेव हो गई, लेकिन हम फाइलें भूल भी तो जाते हैं या वो करप्ट हो जाती हैं। उसे स्थायी कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और उसी के लिए है साइक्लोजॉइड रिहर्सल। ये स्मार्ट तरीके से किया जाने वाला दोहराव है। ये रोज रोज रट्टा मारने जैसा नहीं है।
ये एक संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड समय अंतराल पर किया जाने वाला मोटर अभ्यास है। जैसे आज जो सीखा उसे कल दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, लेकिन हर बार बोलकर नहीं, बल्कि इसे अपने हाथ से करके। बिल्कुल। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वो ब्रेन पेज शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थायी रूप से अंकित हो जाए। वो फाइल करप्ट नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग के हार्ड ड्राइव का हिस्सा बन जाती है। कमाल है। तो ये सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि एक खास तरीके से एक खास अंतराल पर शारीरिक रूप से दोहराना है ताकि वो दिमाग में अंकित हो जाए। जी हाँ। ठीक है, तो हाथों से अभ्यास करके दिमाग में ब्रेन पेज बन गए और रिहर्सल से पक्के हो गए। लेकिन जब कोई नई अनजान समस्या सामने आती है, तब क्या दिमाग के पास इस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए कोई टूल किट भी है? मुझे लगता है यहीं पर केटी डायमेंशंस या ज्ञान हस्तांतरण आयाम की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप केटी डायमेंशंस को दिमाग के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह सोच सकती हैं। अच्छा। ये वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो गणित की समस्याओं को हल करते समय खोजे गए, लेकिन ये हर विषय पर लागू होते हैं। ये असल में दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, जो बताते हैं कि ज्ञान को व्यवस्थित कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ उदाहरणों से ये बात और साफ हो जाएगी। हाँ, प्लीज बताइए। एक है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ परिभाषा नहीं बताता, ये भी बताता है कि कोई चीज क्या नहीं है। मतलब? जैसे एक वर्ग क्या है, ये जानने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि वो आयत क्यों नहीं है। इससे कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाता है। सही बात है। फिर एक बहुत शक्तिशाली टूल है ब्लॉक सॉल्वर। ये किसी भी बड़ी और जटिल समस्या को छोटे छोटे हल करने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। क्या आप इसका कोई गैर गणितीय उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सोच लीजिए आपको एक बड़ा सा इवेंट आयोजित करना है। ठीक है। ये अपने आप में एक जटिल समस्या जैसा लगता है। ब्लॉक सॉल्वर का मतलब है आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। वेन्यू बुकिंग, मेहमानों की सूची, केटरिंग, डेकोरेशन। अच्छा, छोटे छोटे काम। जी। जब हर छोटा ब्लॉक हल हो जाता है तो पूरी समस्या अपने आप हल हो जाती है। एक और है हिप्पोकम्पास। हिप्पोकम्पास? हाँ, अक्सर किसी सवाल को देखकर यही समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। हिप्पोकम्पास वही रास्ता दिखाता है, कहाँ से शुरू करें, कौन सा फॉर्मूला याद करें और अगला कदम क्या हो। अच्छा, अब समझ में आया। इन स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प शब्द है डार्क नॉलेज। हाँ, ये क्या चीज है? डार्क नॉलेज का मतलब अनजाना ज्ञान नहीं है, बल्कि वो गलत ज्ञान है जिस पे हमें पूरा भरोसा होता है। ओहो। ये उन गलतफहमियों को उजागर करता है जो हमारी गलतियों के पीछे छिपी होती हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका जवाब गलत है, बल्कि ये बताता है कि आपकी सोच में गलती कहाँ है। अरे वाह, मेरे साथ तो एग्जाम में हमेशा यही होता था। मैं गलत फॉर्मूला लगाकर पूरे आत्मविश्वास से सवाल हल करता था और सोचता था कि पूरे नंबर मिलेंगे, और मिलते थे 0। हाँ, तो वो मेरा डार्क नॉलेज था। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। ये क्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि सिर्फ क्या पर। यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी मुश्किल भी। स्रोत दावा करते हैं कि इस तरह से इन केटी डायमेंशंस का इस्तेमाल करके गणित में महारत हासिल करने वाला व्यक्ति हर चीज में बेहतर हो जाता है। 1 मिनट, ये दावा बहुत बड़ा है, थोड़ा हजम करना मुश्किल है। जी। गणित का विज्ञान, इतिहास या कविता से क्या लेना देना? क्या स्रोत इसका कोई ठोस सबूत देते हैं या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है? ये बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब विषय में नहीं बल्कि सोचने की प्रक्रिया में छिपा है। सोचने की प्रक्रिया में? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो तक्षशिला गणित केवल संख्याएं या सूत्र नहीं सिखा रहा, ये सोचने का एक ढांचा, दिमाग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। अच्छा। जो विश्लेषणात्मक और पैटर्न पहचानने का कौशल गणित में विकसित होता है, वो सार्वभौमिक है, वो हर जगह लागू होता है। मतलब दिमाग एक ही टूल का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर कर रहा है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए गणित में पैटर्न पहचानने की क्षमता आपको भाषा में व्याकरण के पैटर्न को पहचानने में मदद करती है। ठीक है। इतिहास में घटनाओं के चक्र को समझने में मदद करती है कि कैसे कुछ खास हालात बार बार अलग अलग समय में दोहराए जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और संगीत में लय और ताल को पहचानने में भी सहायक होती है। एक और उदाहरण लीजिए। बताइए। एक जटिल गणितीय समस्या को हल करने के लिए जो चरण दर चरण रणनीति अपनाई जाती है, ब्लॉक सॉल्वर का उपयोग करना, हिप्पोकम्पास से रास्ता खोजना,
वही रणनीति किसी केमिस्ट्री लैब में प्रयोग करने या किसी साहित्यिक पाठ का विश्लेषण करने में भी उतनी ही प्रभावी होती है। अच्छा। क्योंकि मूल प्रक्रिया वही है, जानकारी को समझना, उसे व्यवस्थित करना, एक योजना बनाना और उसे लागू करना। गणित इस प्रक्रिया के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करने का सबसे शुद्ध और सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। ये सीखने के तरीके को सिखा रहा है, ना कि सिर्फ विषय को। एग्जैक्टली। तो इस तरह की कक्षा का माहौल कैसा होता होगा? क्या वहां शिक्षक बस घूम घूम कर देखते हैं जबकि छात्र चुपचाप अपनी कॉपियों में लिखते रहते हैं? नहीं ये तो पारंपरिक कक्षा से भी ज्यादा शांत और बोरिंग लग रहा है। नहीं, माहौल पारंपरिक कक्षा से बिल्कुल उलट होता है। यहाँ मिनिएचर स्कूल या छोटे स्कूल की अवधारणा है। छोटे स्कूल? हाँ, 5-6 छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं जहाँ वे एक दूसरे को सिखाते हैं। छात्र खुद छोटे शिक्षक बन जाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। जी, इससे न केवल सहयोग और नेतृत्व की भावना बढ़ती है, बल्कि किसी को कुछ सिखाने से आपकी अपनी समझ भी कई गुना गहरी हो जाती है। लेकिन इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रह जाती है अगर बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं और कोई गलत धारणा आगे बढ़ गई तो? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ शिक्षक की भूमिका सेज ऑन द स्टेज से बदलकर गाइड ऑन द साइड हो जाती है। मतलब वो लेक्चर नहीं देते, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। वो समूहों के बीच घूमते हैं, जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि चर्चा सही दिशा में जा रही है। लक्ष्य एक बोलने वाली कक्षा को काम करने वाली कक्षा में बदलना है। बोलने वाली कक्षा से काम करने वाली कक्षा तक? इसका क्या मतलब हुआ? बोलने वाली कक्षा वो है जहां शिक्षक बोलते हैं और छात्र सुनते हैं। ज्ञान शिक्षक के माध्यम से आता है। काम करने वाली कक्षा में छात्र सीधे स्रोत यानी किताबों से जुड़ते हैं और अपने हाथों से काम करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। अच्छा। ज्ञान का हस्तांतरण सीधे किताब से मस्तिष्क में होता है, शिक्षक बस एक सहायक है। यहाँ हर छात्र एक सक्रिय भागीदार है, निष्क्रिय श्रोता नहीं। तो कुल मिलाकर तक्षशिला गणित की ये पद्धति गणित को एक मानसिक बोझ से हटाकर एक ठोस शारीरिक कौशल के रूप में प्रस्तुत करती है। जी। इसका मूल मंत्र है, चलते हुए हाथ होशियार दिमाग बनाते हैं। बिल्कुल, मूविंग हैंड्स बिल्ड स्मार्टर माइंड्स। ये सिर्फ गणित सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया को ही बदलने के बारे में है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष या टेक अवे यही है कि यह पद्धति केवल गणित के अच्छे छात्र नहीं बनाती, बल्कि सार्वभौमिक शिक्षार्थी या यूनिवर्सल लर्नर्स तैयार करती है। यूनिवर्सल लर्नर्स? जी। ये वो शिक्षार्थी हैं जिनके पास KT डायमेंशंस जैसा एक शक्तिशाली मानसिक टूलकिट होता है जो ज्ञान के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब गणित का डर खत्म हो जाता है तो सीखने का आत्मविश्वास हर विषय में दिखाई देता है। क्योंकि वो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं जानते, वो जानते हैं कि सीखा कैसे जाता है। यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत तर्क देते हैं कि सीखना विषय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क अनुभव को कैसे व्यवस्थित करता है। अगर एक शारीरिक मोटर आधारित दृष्टिकोण गणित जैसे सबसे अमूर्त विषय को बदल सकता है, तो सीखने का ऐसा कौन सा दूसरा क्षेत्र है, जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र या अर्थशास्त्र, जिसे पारंपरिक रूप से व्याख्यान और रटने के माध्यम से पढ़ाया जाता है और जिसे एक शारीरिक कौशल की तरह मानकर पूरी तरह से बदला जा सकता है? हाँ, उसमें क्रांति लाई जा सकती है।